सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट और बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन मिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्या होती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की उनको जनरली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज और प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। सो वन बाय वन हम यहाँ पे दोनों को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। अब प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि जिस स्टेज के अंडर हम कंक्रीट को किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज प्लास्टिक स्टेज। तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लास्टिक स्टेज मींस द स्टेज ऑफ कंक्रीट विद इन द इनिशियल सेकंड टाइम के अंडर जो भी टाइम आता है दैट टाइम इज नोन एज प्लास्टिक स्टेज। इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन स्टेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लास्टिक स्टेज को ही हम ग्रीन स्टेज भी कहते हैं। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट को हम क्या कहते हैं, या तो प्लास्टिक कंक्रीट कहते हैं या फिर ग्रीन कंक्रीट कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेज में जो कंक्रीट होता है उसको किसी भी डिजायर्ड शेप में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज प्लास्टिक और ग्रीन स्टेज। द प्रॉपर्टीज डेट कम्स अंडर प्लास्टिक स्टेज आर। अब प्लास्टिक स्टेज के अंडर जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज आती है वो कौन कौन सी आती है? वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी को हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया। वहां पे मैंने सारा आपको डिटेल में बताया कि वर्केबिलिटी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी को, वर्केबिलिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन भी हमने उस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया। फ्रीडम फ्रॉम ब्रीडिंग, ये भी हमने वहां पे डिटेल से डिस्कस किया। और प्रिवेंशन फ्रॉम हार्शनेस, तो ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए। तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज कि अब हार्डन स्टेज में कंक्रीट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है। अब हार्डन स्टेज कहाँ से कंक्रीट की शुरू हो जाती है? जैसे हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम खत्म हो गया कंक्रीट का, तो उस साइड से कंक्रीट की हार्डन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और सिंपली वी कैन से दैट कि हार्डन स्टेज एक ऐसी स्टेज है कंक्रीट की, कंक्रीट हार्डन स्टेज में चला जाएगा उसको हम फिर किसी डिजायर्ड शेप में मोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो दैट स्टेज इज नोन एज हार्डन स्टेज। अब जो प्रॉपर्टीज आती है कंक्रीट की हार्डन स्टेज में वो कौन कौन सी आती है? स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, इम्परमिएबिलिटी और डायमेंशनल चेंजेस। तो वन बाय वन हम चारों को यहाँ पे नीचे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ तो आपको पता ही क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट। जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज किसी भी स्ट्रक्चर पे एक्ट करती है उन फोर्सेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करना, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है? एक्चुअली वाटर सीमेंट रेशो पे डिपेंड करती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन पे डिपेंड करती है। अब वाटर सीमेंट रेशियो पे स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करती है? अब देखो ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया। ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा, वर्केबिलिटी तो वहां से ज्यादा हो सकती है लेकिन स्ट्रेंथ कम हो सकती है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छा होगा, अगर हम लेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करेंगे कंक्रीटिंग को बनाने के लिए तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। अब क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करता है? रेशियोज अलग अलग होते हैं। आप सपोज करो कि जैसे हमारे पास M20 ग्रेड है, इसका रेशियो क्या है? 1:1.5:3। और M15 ग्रेड हमारे पास क्या है? 1:2:4। अब देखो M20 का मतलब है इसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग कितनी आती है? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और M15 का मतलब है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आती है? 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखो इनमें जो है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अलग अलग है, तो जितनी हम ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, और जितनी हम कम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रखेंगे उतनी हमारे पास क्या होगी? स्ट्रेंथ हमें अच्छी आएगी। सीमेंट पे भी अफेक्ट करता है, तो ज्यादा एक्सेस में हम सीमेंट डालेंगे इसका मतलब ये नहीं कि उससे हमें ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, तो हमें सीमेंट को उतना ही यूज करना जितनी रिक्वायरमेंट है। अब डिग्री ऑफ कम्पैक्शन इस पे भी डिपेंड करता है, और अदर जो कंक्रीटिंग ऑपरेशन है उन पे भी हमारे पास स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। नेक्स्ट इसमें जाता है, अब स्ट्रेंथ को जो है जनरली चार कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में बड़ी बार डिस्कस की। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456/2000 हम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कौन सा क्यूब यूज करते हैं, उसका साइज होता है 15 सेंटीमीटर। 28 डेज ऑफ क्यूरिंग के बाद हम क्या करते हैं? इस क्यूब की स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो जिस ग्रेड के लिए हमने क्यूब प्रिपेयर किया होगा उसकी हम उतनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। लेकिन भी अगर हम M20 का क्यूब प्रिपेयर किया तो आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग के बाद उसकी कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है जस्ट 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेट इट भी आप M20 ग्रेड की एग्जांपल ले लो यहाँ पे। अब M20 ग्रेड की जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर मैं इसकी यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना चाहूंगा तो इसका मैं यहाँ से 10% निकालूंगा, तो 10% कितना आ गया? सिर्फ 2। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M20 ग्रेड की है वो है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर उसी चीज की अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं सिर्फ 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर
है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें जाता है शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ जो है 10 to 12% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 10 या 12% निकालेंगे तो वो उसकी कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ निकल जाएगी। अ फेलियर ऑफ कंक्रीट इन शेयर इज ड्यू टू डायगोनल टेंशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो कंक्रीट में शेयर की वजह से फेलियर आता है वो किसकी वजह से आता है, डायगोनल टेंशन की वजह से आता है। नेक्स्ट इसमें आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है जो कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट इज नोन एज बॉन्ड स्ट्रेंथ। इट इज आल्सो जस्ट 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिर्फ 10% अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ। इट इज द मेजरमेंट ऑफ एडिशन बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है कि किस किस के बीच में एडिशन, स्टील और कंक्रीट के बीच में। इट कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग डिफॉर्म्ड बार्स एंड लो वाटर सीमेंट रेशो कंक्रीट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेन बार की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती है एज कम्पेयर टू हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ये हम आरसीसी में डिस्कस करेंगे डिटेल से। और लो वाटर सीमेंट रेशियो से भी हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंक्रीट का रेजिस्टेंस शो करना अगेंस्ट डिसइंटीग्रेशन और डिटायरेशन, दैट इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी। इसमें वेदर इफेक्ट्स जाता है, चेंज इन टेंपरेचर जाता है, एक्शन ऑफ वाटर कंटेनिंग केमिकल्स वगैरह एक्सेट्रा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है, कवर टू रेनफोर्समेंट है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास इम्परमिएबिलिटी। ये तो कॉमन सी टर्म है, ये आप सबको ही पता है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज इम्परमिएबिलिटी। अब कंक्रीट जो है परमेबल कब हो सकता है, कंक्रीट परमेबल तब हो सकता है जब हम क्या करेंगे, पोरस एग्रीगेट यूज करेंगे, क्योंकि उनमें पोर्स प्रेजेंट होंगे। पोरस एग्रीगेट जो है ऑब्वियसली पोरस कंक्रीट प्रोड्यूस करेंगे। जब पोरस कंक्रीट आएगा तो उसमें क्या होगा कि फ्लो ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा कि जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास डायमेंशनल चेंजेस। डायमेंशनल चेंजेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, श्रिंकेज है, क्रीप है, इलास्टिसिटी है और थर्मल एक्सपेंशन है। तो 1 बाय 1 हम चारों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब श्रिंकेज ये भी आपको पता ही है, जब भी हम कंक्रीट को डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर देते हैं तो मोल्ड करने के बाद जो है वो स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करता है। अब स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट कैसे गेन करता है, जब केमिकल रिएक्शन होती है किस किस के बीच में, सीमेंट और वाटर के बीच में। तो डेट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रेशन, हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि वहां से हीट जो है रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होने की वजह से वहां पे क्रैक्स वगैरह के चांसेस आ सकते हैं। सो उससे क्या होता है कि कंक्रीट में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अकर हो जाती है। तो यहाँ पे श्रिंकेज जैसे इसने लिखा है, द एक्सटेंट ऑफ श्रिंकेज डिपेंड्स अपॉन क्यूरिंग एंड प्योरोसिटी ऑफ फॉर्मवर्क्स। अब श्रिंकेज किस पे डिपेंड करता है, क्यूरिंग पे। अगर हम क्यूरिंग अच्छी रखेंगे श्रिंकेज कम हो सकती है, क्योंकि डिमांड अगर फुलफिल नहीं होगी क्यूरिंग की तो उसकी वजह से क्रैक्स वगैरह के चांसेस जो है कंक्रीट में बढ़ जाते हैं। प्योरोसिटी ऑफ फॉर्मवर्क्स, जो हम फॉर्मवर्क यूज करेंगे वो नॉन पोरस होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन जो सीमेंट और वाटर के बीच में होगी, उनको जो रिक्वायर अमाउंट चाहिए उनको रिएक्शन आपस में रिएक्ट होने के लिए, तो वो जो है नहीं मिल सकता है, उतना वाटर उनको नहीं मिल सकता, तो वो भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मिक्स प्रोपोर्शंस एंड वाटर सीमेंट रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिक्स प्रोपोर्शन पे भी श्रिंकेज डिपेंड करता है और वाटर सीमेंट रेशियो पे भी डिपेंड करता है। श्रिंकेज जो है हाई सीमेंट कंटेंट और हाई वाटर सीमेंट रेशियो पे क्या होती है, हाई होती है, मतलब जितना हम हाई वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे और हाई सीमेंट कंटेंट रखेंगे उससे श्रिंकेज इंक्रीज हो सकती है। द ओनली एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट इट इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि श्रिंकेज का सिर्फ एक ही एडवांटेज है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है किस किस के बीच में, स्टील और कंक्रीट के बीच में। दिस इज द ओनली एडवांटेज ऑफ द श्रिंकेज। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जाता है क्रीप। अब क्रीप क्या होता है कि द डिफॉर्मेशंस ड्यू टू सस्टेन्ड लोड इज नोन एज क्रीप। जो भी सस्टेन्ड लोड की वजह से कंक्रीट में डिफॉर्मेशन आती है, डेट आर नोन एज क्रीप। इट इज आल्सो नोन एज टाइम यील्ड या प्लास्टिक फ्लो ऑफ कंक्रीट। ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रीप को हम टाइम यील्ड भी कहते हैं या प्लास्टिक फ्लो ऑफ कंक्रीट भी कहते हैं। इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सस्टेन्ड लोड क्रीप डजंट डिसअपीयर, इट्स परमानेंट। अगर हम सस्टेन लोड को रिमूव भी कर देंगे स्ट्रक्चर से तो क्रीप फिर भी डिसअपीयर नहीं होगी, ये परमानेंट है। मतलब क्रीप कभी भी स्ट्रक्चर से रिमूव नहीं होती, क्रीप एक परमानेंट चीज है, इट कांट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। मोर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेस विल बी द क्रीप इफेक्ट। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगी उतना उस पर क्रीप का इफेक्ट कम हो सकता है। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ एंड क्रीप आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट इसमें जाता है रेट ऑफ क्रीप डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टाइम। जितना स्ट्रक्चर का टाइम बढ़ता जाता है उसमें क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ क्रीप कम होता जाता है। तो दे आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट इसमें जाता है कि मोर क्यूरिंग टाइम क्रीप इफेक्ट्स डिक्रीजेज। जितना हम कंक्रीट को क्यूरिंग टाइम ज्यादा देंगे उतना उस पर इफेक्ट ऑफ क्रीप जो है कम होता जाएगा। नेक्स्ट इसमें जाता है फाइन एग्रीगेट्स, क्रीप इज मोर एंड वाइस वर्सा। अगर हम फाइन एग्रीगेट्स की कंसंट्रेशन कंक्रीट में इंक्रीज कर देंगे तो उसमें क्रीप का इफेक्ट जो है ज्यादा होगा। तो अगर हम फाइन एग्रीगेट की कंसंट्रेशन कम कर दें तो उसमें क्रीप का इफेक्ट कम हो सकता है। तो इतना कम भी नहीं हमने करना है कि ये फाइन एग्रीगेट्स की कंसंट्रेशन जो है डेफिशिएंट हो जाए। तो मतलब जितनी इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट जो है इसका उतना हमने उसका रखना है, उससे कम उसको नहीं करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्रीप। आई होप कि आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी। कोई भी मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है और कोई भी मटेरियल परफेक्टली रिजिड भी नहीं है। तो वैसे ही कंक्रीट जो है ये भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, बिकॉज इन कंक्रीट स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्योंकि इलास्टिसिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है हुक्स लॉ, जिसमें स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो कंक्रीट में स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इट कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर हम इलास्टिसिटी को कंक्रीट में इम्प्रूव करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? लो वाटर सीमेंट रेशियो से, रिच कंक्रीट मिक्सेस से, प्रॉपर एंड लॉन्गर क्यूरिंग की वजह से। अब यहाँ पर लो वाटर सीमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिल्कुल वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर देना है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैनुअल मिक्सिंग के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड है वो है 45% और मैकेनिकल मिक्सिंग के लिए है 35%। तो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जितना है उतना हमने रखना ही रखना है, उससे कम हम नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब भी कंक्रीट में टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर फॉल होता है, तो कंक्रीट में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। तो दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। द चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ अ कंक्रीट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूनिट लेंथ ऑफ कंक्रीट में चेंज आती है पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, तो दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज मोर फॉर रिच मिक्सेस एज कम्पेयर टू लीन मिक्स। जितना हमारे पास हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा उतनी उसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू हाई होगी, और जितना हमारे पास लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा उतनी उसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू कम होगी। द एक्सपेंशन इज हाईएस्ट फॉर क्वार्ट्ज एंड लोवेस्ट फॉर लाइमस्टोन। अगर हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा किसके लिए आती है? क्वार्ट्ज के लिए आती है, और सबसे कम किसके लिए आती है? लाइमस्टोन के लिए आती है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। अब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं, जैसे ब्रिजेस की एग्जांपल ले लो, उनके एंड्स पे जो है जॉइंट्स प्रोवाइड किए हुए होते हैं, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि अगर स्ट्रक्चर के किसी पोर्शन में क्रैक्स वगैरह आ गए, या एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन के लिए वो जो एक इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड की हुई होती है। अगर स्ट्रक्चर एक्सपैंड होगा या कंट्रैक्ट होगा ड्यू टू द राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर की वजह से, तो उसके लिए उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड ऑलरेडी कर देते हैं। तो दैट्स द रीजन व्हाई एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इन द कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन बोथ प्लास्टिक एज वेल एज इन द हार्डन स्टेज। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ मिक्स डिजाइन। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करने से पहले हमें वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पता होनी चाहिए एमएम में। जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स पता होना चाहिए कि हमारा जो एग्रीगेट है वो किस जोन में लाई कर रहा है। यहाँ पे जो है 600 माइक्रोन सीयू को स्टैंडर्ड माना जाता है, एज ए रेफरेंस माना जाता है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट की हमें पता होनी चाहिए, जोन ऑफ कोर्स एग्रीगेट पता होना चाहिए, और शेप ऑफ एग्रीगेट्स पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कुछ। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर डिजाइन मिक्स। नेक्स्ट इसमें चाहता है कि कौन सा आईएस कोड जो है मिक्स डिजाइन के लिए प्रेफर किया जाता है। मिक्स डिजाइन शुड कन्फर्म इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1343। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है प्रीलिमिनरी एंड वर्क टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास प्रीलिमिनरी टेस्ट। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि द ट्रायल टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन 15 सेंटीमीटर क्यूब बिफोर एक्चुअल साइट वर्क टू गेट एन आइडिया अबाउट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्स। तो जो भी हम टेस्ट एक्चुअल साइट वर्क स्टार्ट करने से पहले जो हम कंक्रीटिंग पे टेस्ट करते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि इस जो डिजाइन मिक्स हम यूज कर रहे हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, दैट इज नोन एज प्रीलिमिनरी टेस्ट। फॉर एग्जांपल ले लो आप, जैसे हमारे पास M10 है, M15, M20, ये हमारे पास ऑर्डिनरी ग्रेड्स हैं कंक्रीट की, क्योंकि हमें इनका रेशोज पता है। लेट इट भी हम साइड पे जो है M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करने जा रहे हैं। अब हमें M30 का रेशो पता नहीं कि M30 का रेशो क्या होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले ही साइट पे यूज करने से पहले हम क्या करेंगे? ट्रायल्स करेंगे। हम ट्रायल करेंगे 1:1.5 2। लेट इट भी इसकी स्ट्रेंथ आ रही है 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैसे हम करेंगे 1:1.5 1.5। लेट इट भी इसकी स्ट्रेंथ आ रही है 29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेट इट भी हम करेंगे 1:0.5 लेट इट भी इसकी स्ट्रेंथ आ रही है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यही वो रेशो है जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सारी ट्रायल्स कर रहे थे। क्योंकि जब हम एक्चुअल साइड पे हमें काम करना होगा तो हमें पहले ये देखना है कि जो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वहां पे यूज कर रहे हैं उसका रेशो क्या हो सकता है, ताकि हमें जो स्ट्रेंथ मिलेगी 28 डेज के बाद 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। तो दीज ट्रायल्स आर नोन एज प्रीलिमिनरी टेस्ट। क्योंकि एक्चुअल साइड पे जाने से पहले जो हम ट्रायल्स करते हैं टेस्ट पे,
उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा, करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें एक आइडिया लग जाएगा और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके प्रोपोर्शन के बारे में हमें एक आइडिया लग जाएगा। तो दैट टेस्ट इज नोन एज प्रीलिमिनरी टेस्ट। सो नेक्स्ट इसमें रहता है हमारे पास वर्क टेस्ट। अब वर्क टेस्ट का मतलब क्या होता है कि द टेस्ट कंडक्टेड आइदर इन फील्ड और इन लेबोरेटरी मेड आउट ऑफ द कंक्रीट मिक्स बीइंग यूज्ड एट द साइट, दैट इज नोन एज वर्क टेस्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है इसको हम लैब में ही परफॉर्म कर सकते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। तो जो वर्क टेस्ट है इसको हम फील्ड पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और लैब पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो जब हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट में इंग्रेडिएंट्स का रेशो फाइंड आउट कर दिया 1:0.5:1 निकला, जिससे हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही थी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यही हम डिजाइन मिक्स कहाँ पे यूज करेंगे, साइट पे यूज करेंगे। तो साइट पे यूज करने के बाद जो हम कंक्रीट मिक्स वहाँ पे प्रिपेयर करेंगे 1:0.5:1 करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कुछ क्यूब्स फिल करेंगे साइड पे, फिर उनकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि जब हमने लैब में टेस्ट किया था तब इसकी स्ट्रेंथ आ रही थी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और लैब में हमने क्या किया था, टेस्ट जो परफॉर्म किया था अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन परफॉर्म किया था। और उसके बाद जब हम साइड पे क्यूब्स प्रिपेयर करेंगे फिर उनकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि जो लैब की स्ट्रेंथ है और ये साइट वाले क्यूब की स्ट्रेंथ है ये आपस में सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो दैट टेस्ट इज नोन एज वर्क टेस्ट। हम कह सकते हैं कि वर्क टेस्ट जो एक टाइप का चेक ही है फॉर प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए। तो आई होप कि आपको ये दोनों टेस्ट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। सो लास्ट टॉपिक हमारे पास इसमें आ जाता है प्रपोजनिंग फॉर नॉमिनल मिक्स डिजाइन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456/2000। तो इसमें हमारे पास जनरली दो कैटेगरीज में कंक्रीट को क्लासिफाई किया गया है, ऑर्डिनरी कंक्रीट जिसको हम नॉमिनल मिक्स भी कहते हैं और डिजाइन मिक्स कंक्रीट जिसको हम कंट्रोल्ड कंक्रीट भी कहते हैं। तो दोनों को वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास नॉमिनल मिक्स जिसको हम ऑर्डिनरी कंक्रीट भी कहते हैं। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट या नॉमिनल मिक्स क्या होता है कि इनमें कोई भी प्रीलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट आप देखो एग्जांपल ले लो, हमारे पास जैसे हमारे पास है M10 है, M15 है, M20 है। इनके जो रेशोज हैं M10 का हो गया हमारे पास 1:3:6, M15 का वही 1:4 और इसका हो गया 1:1.5:3। अब जो इनके रेशोज हैं वही है, इनमें कोई भी ट्रायल टेस्ट परफॉर्म नहीं किए जाते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। तो इन टाइप के कंक्रीट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट या नॉमिनल मिक्स इनको कहते हैं। इनमें कोई भी प्रीलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है। हम यही एज्यूम करते हैं इनमें कि आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग के बाद ये उतनी ही स्ट्रेंथ देंगे जितना इनका ग्रेड है। M10 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर देगा, M15 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर देगा और M20 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर देगा। इन टाइप की मिक्सेस को हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, लीन कंक्रीटिंग के लिए करते हैं, जैसे फाउंडेशन के लिए हो गया, फ्लोर्स वगैरह के लिए हो गया। नॉमिनल मिक्स या ऑर्डिनरी कंक्रीट में क्या होता है कि कोई गारंटी नहीं होती है डिजायर्ड स्ट्रेंथ की। अब इस पे M20 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा है, जब हम इसको एक्चुअल साइट पे यूज करेंगे तो इसके लिए कोई भी वारंटी नहीं है कि ये 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर देगा या नहीं देगा, क्योंकि उस पर हमने कोई भी ट्रायल्स परफॉर्म नहीं किए। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिजाइन द मिक्स। तो इन नॉमिनल मिक्स को हम तभी यूज करते हैं जब ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम मिक्स को डिजाइन करें। प्रोपोर्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर टेकन फ्रॉम ऑर्डिनरी कंक्रीट मिक्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसका कहने का मतलब है लेट इट बी, हम क्या कर रहे हैं M20 ग्रेड जो है साइट पे यूज कर रहे हैं। अब M20 का रेशो हमारे पास है 1:1.5:3। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि 1 सीमेंट है, 1.5 फाइन एग्रीगेट्स और 3 हो गया यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट। तो जो इसका रेशो है वही हम लेंगे, इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इस रेशोज को मिक्स करके हम साइड पे यूज कर देंगे। ये इसका कहने का यही मतलब था कि जो भी रेशोज होगा इंग्रेडिएंट्स का वो हम कहाँ से लेते हैं, जो नॉमिनल मिक्स है स्टैंडर्ड रेशो है इनका, वहीं से हम क्या करते हैं, इनका रेशो लेते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कंट्रोल्ड कंक्रीट। अब कंट्रोल्ड कंक्रीट किनको कहते हैं, जिनमें प्रीलिमिनरी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉमिनल मिक्स जो है जिनको हम ऑर्डिनरी कंक्रीट भी कहते हैं। तो हमारे पास जो M10, M15 और M20 ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इनको हम ऑर्डिनरी कंक्रीट्स कहते हैं। इनको हम नॉमिनल मिक्स या ऑर्डिनरी कंक्रीट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका रेशोज हमें पता है, M10 का पता है, M15 का पता है, M20 का पता है, हमें M25 का भी पता है। M25 का रेशो होता है 1:1:1.5, ये भी हमें रेशो पता है। उसके बाद अगर देखो आप M25 से लेकर ऊपर जितने भी है M80 तक हैं, इनका रेशो हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं कि M30 का रेशो कितना है, M30 का रेशो कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो M30 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर डेज ऑफ क्यूरिंग के बाद कितनी आएगी, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना हमें पता है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी आएगी। तो हम क्या करेंगे कि M30 पे ट्रायल मिक्सेस बनाएंगे, ट्रायल मिक्सेस बनाएंगे। ट्रायल मिक्सेस इन द सेंस कि हम क्या करेंगे, अलग अलग रेशोज ट्राई करेंगे। पहले हम ट्राई करेंगे 1:1 लेट इट बी 1.6 लेट इट बी
हम चेक करेंगे इसकी ट्रायल बना के ये स्ट्रेंथ कितनी देगा। लेट इट बी, ये स्ट्रेंथ दे रहा हमारे पास 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेट इट बी हम बनाएंगे 1:1.8 लेट इट बी, और ये स्ट्रेंथ दे रहा है 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। उसके बाद हम रेशो बनाएंगे 1:0.5:1, और लेट इट बी इसकी स्ट्रेंथ आई हमारे पास कितनी 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिजाइन मिक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मिक्स को खुद डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें रेशो पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि 28 डेज ऑफ क्यूरिंग के बाद इसकी स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हम M30 का डिजाइन मिक्स कर रहे हैं तो इसकी स्ट्रेंथ हमें पता है कि 28 डेज ऑफ क्यूरिंग के बाद कितनी आनी चाहिए 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हम खुद ट्रायल्स बना रहे हैं। पहले हमने ट्रायल्स की, उसकी स्ट्रेंथ 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर आई। फिर ट्रायल सेकंड में हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी आई 26 न्यूटन पर mm स्क्वायर आई। फिर ट्रायल थर्ड में जाके हमें कितनी स्ट्रेंथ आई 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर आई। तो डेट इज नोन एज डिजाइन मिक्स। तो ये था हमारे पास बेसिक जो डिजाइन मिक्स का मतलब ये था, वो यही था कि हम क्या कर रहे हैं, मिक्स को खुद डिजाइन कर रहे हैं, खुद उनका प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। अब ऊपर देखो आप M10 की एग्जांपल ले लो, M15 की एग्जांपल ले लो, M20 की एग्जांपल ले लो, M7.5 है, M5 है। ये सारे क्या है, ऐसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स हैं जिनका हमें रेशो पता है, जो मतलब प्रोपोर्शन है इंग्रेडिएंट्स का हमें पता है। लेकिन डिजाइन मिक्स में हमें पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, मिक्स को खुद डिजाइन करते हैं। खुद हम अलग अलग ट्रायल्स के बेसिस पे इंग्रेडिएंट्स को प्रोपोर्शन करके उनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। तब तक फाइंड आउट करते हैं जब तक ना हमें डिजायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए, तब तक हम उस पर ट्राई करते रहते हैं। लेट इट भी हम M30 को डिजाइन करेंगे, ऐसे हम क्या करेंगे, अलग अलग ट्रायल मिक्सेस करेंगे। तो अब तब तक हम ट्रायल मिक्सेस बनाते रहेंगे जब तक हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी आएगी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी। तो एक टाइप का क्या है, प्रीलिमिनरी टेस्ट ही है, क्योंकि इसमें भी खुद ट्रायल्स कर रहे हैं, खुद जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका रेशो सेट करते हैं, फिर उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि वो डिजायर्ड स्ट्रेंथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो हम अलग ट्रायल ट्राई करके उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज नोन एज प्रीलिमिनरी टेस्ट, आर यू कैन से दैट दिस इज नोन एज डिजाइन मिक्स। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट ही ये बोल रहा था कि प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है इसमें परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इसने क्या बोला कि एक काइंड ऑफ ट्रायल मिक्सेज ही है, क्योंकि इसमें हम ट्रायल करके ही हम क्या कर रहे हैं, मिक्स को प्रिपेयर करते हैं। प्रोपोर्शनिंग इज परफॉर्म्ड बाय प्रीलिमिनरी टेस्ट। अब देखो मैंने आपको बोल दिया, इसमें क्या था, इंग्रेडिएंट्स का रेशो था वो हम कहां से लेते थे, ऑर्डिनरी मिक्स से लेते थे, जो उनका रेशो सेट है वही हम लेते थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोपोर्शन है इंग्रेडिएंट्स का वो हम कहां से सेट करते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट से ही सेट करते हैं। इसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहां से लेकर कहां तक आते हैं, M25 से लेकर M80 तक जो भी ग्रेड्स आते हैं ये सारे डिजाइन मिक्स में ही आते हैं। आप सिंपल ये याद रख सकते हो कि जिन भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट्स का हमें रेशो पता नहीं है तो उनको हम डिजाइन मिक्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उनका रेशो फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट गारंटी फॉर डिजायर्ड स्ट्रेंथ होती है। क्यों? क्योंकि हम ये खुद ट्रायल्स के बेसिस पे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। सच टाइप ऑफ कंक्रीट्स आर यूज्ड फॉर ऑल इंपॉर्टेंट वर्क्स। कोई भी हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, इन कंक्रीट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द मिक्स डिजाइन के बारे में। आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक